नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग जेटेट एग्जाम 2026 से क्लास 6 टू 8 के इतिहास विषय से शहर व्यापार और कारीगर से संबंधित कुल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं और साथ में इसकी व्याख्या भी देखते जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप सभी प्रश्नों को देख लेंगे कि इतने यूनिक यूनिक प्रश्न इस वीडियो में है कि आपको श्योर है कि एटलीस्ट एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में इस पूरे वीडियो से एक प्रश्न तो आपको जरूर मिल जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए या बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक ही करके उसकी व्याख्या के साथ देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनके बनाने, शंख की कटाई और धातु कर्म जैसे शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी चौंदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या लोथल। तो यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दें, अन्यथा इसका सही जवाब देखते हैं क्या होगा। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है वह है चौंदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में चौंदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था, जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के लिए ये पूरी तरह से समर्पित था। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं कि अवशेष मिले हैं, शंख की कटाई के उपकरण मिले हैं, वो सबके साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था शिल्प उत्पादन के लिए। इसके अलावा लोथल भी एक ऐसा जगह था जहां पे मनके बनाने का काम होता था, वहां पे उसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन विशेष रूप से चहुंदड़ो जो था, इसका स्थान सर्वोपरि था शिल्प विशेषता में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चहुंदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य यानी ब्रोंज बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता था? इसका सही जवाब होगा रांगा यानी टी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करना जानते थे, जो कि एक मिश्रित धातु है। और वे तांबा कहां से लाते थे? तो राजस्थान के खेतड़ी से आयात तांबा प्राप्त करते थे और उसमें टीन मिलाते थे। और टीन कहां से आता था? टीन या तो अफगानिस्तान से या फिर ईरान से। ये दो जगह से टीन आता था और टीन और कांसों का मिक्सर किया जाता था। और इससे क्या होता था कि एक मजबूत धातु निर्माण होता था, मजबूत कांसा बनता था, जिससे कि विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते थे और इसके अलावा मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के उदय के लिए मुख्य रूप से किस धातु की तकनीक को जिम्मेदार माना जाता है? तांबा, कांसा, लोहा या सोना? तो इसका जो सही जवाब है वह है लोहा। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? लोहा। क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण, जब महाजनपद काल का उदय हुआ, मगध का उदय हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि गंगा घाटी के जंगलों को साफ करने के लिए, साफ करके और वहां पे खेती यानी कृषि का उत्पादन हुआ। और कृषि का उत्पादन सामान्य नहीं बल्कि अधिशेष रूप में हुआ, यानी काफी अत्यधिक मात्रा में हुआ। और इस पूरी भूमिका में लोहे के औजारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और इस लोहे के औजार में जैसे कि हल का उपयोग करना, कुल्हाड़ियों का उपयोग करना और भी लोहे से बनने वाले औजारों का उपयोग करना। और इसकी भूमिका काफी ही महत्वपूर्ण है और इससे क्या हुआ कि कृषि की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी अत्यधिक पैदावार से व्यापार का जन्म हुआ।
व्यापार मतलब अनाजों का आदान प्रदान करना, बेचना खरीदना, और इसी व्यापारियों की वजह से मगध जैसे जनपद यानी महाजनपद हो, मगध जनपद का उदय हुआ। जैसे कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, वैशाली, काशी, इन सब शहरों का उदय हुआ, जिसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगरों के संगठनों या संघों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगर संगठनों को श्रेणी कहा जाता था, क्योंकि प्राचीन भारत में जो कारीगर हुआ करते थे और व्यापारी, इनकी एक अपने समूह होते थे, और ये अपनी सुरक्षा, अपनी गुणवत्ता नियंत्रण और अपना व्यापारिक हित जो होता था उसकी रक्षा के लिए एक श्रेणी का गठन करते थे। और ये श्रेणियां, इन श्रेणियों के पास अपने व्यापारिक नियम, बैंक व्यवस्था यानी मुद्रण व्यवस्था यानी सिक्कों की व्यवस्था, और यहाँ तक कि अपनी मुद्राएं भी इनकी हुआ करती थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में वस्त्र उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र मधुरा यानी मदुरई था। अर्थशास्त्र के अनुसार इसका उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो इसका उल्लेख, सही जवाब इसका ऊनी वस्त्र केंद्र के रूप में मिलता है। मौर्य काल में वस्त्र उत्पादन, मौर्य और अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो रचना थी, अर्थशास्त्र, उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विशेष वस्त्र शिल्पों का विस्तृत रूप से वर्णन है, जिसमें से प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के मदुरई को एक बेहतरीन सूती वस्त्र यानी कॉटन के उत्पादन के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्रमुख केंद्र बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऊनी वस्त्र केंद्र, सॉरी, इसका सही जवाब होगा, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सूती वस्त्र केंद्र होगा। तो सूती वस्त्र केंद्र इसका सही जवाब है, क्योंकि कौटिल्य में मदुरई को सूती वस्त्र यानी कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रोम के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारत का कौन सा तटीय शहर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और पुरातात्विक स्थल है? तो रोम, भारत और रोम का व्यापार के लिए दक्षिण भारत का कौन सा तटीय शहर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता था? तो उसका सही जवाब है अरिकामेडु। अरिकामेडु आपको वर्तमान पुदुचेरी के पास है, पुदुचेरी के पास अरिकामेडु, जो कि ये प्रारंभिक सदियों में यानी जब ईसा के बाद प्रारंभिक सदियों में पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दियों में रोमन व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ पे एक केंद्र था, बंदरगाह था, और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे भारत और रोम से व्यापार का आदान प्रदान, आयात निर्यात होता था, क्योंकि साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे रोमन के सिक्के, पैलेटाइन बर्तन, जो कि साबित करते हैं कि भारत और रोम से बड़े पैमाने पे आयात निर्यात का काम हुआ करता था। इसका सही जवाब होगा अरिकामेडु, जो कि पुदुचेरी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में सार्थवास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही जवाब है व्यापारिक कारवां के नेता के लिए। गुप्त साम्राज्य में, क्योंकि देखिए हमारे जो टॉपिक ही है भारतीय इतिहास में, जो भी शहर की जो पद्धति थी, व्यापार का जो तरीका था, कारीगरों की जो उपलब्धि थी, इन सबको जानना है, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की बात हो, उत्तर वैदिक काल की बात हो, मौर्य प्रशासन की बात हो, गुप्त साम्राज्य की बात हो, चोल हो या कुषाण हो। तो जितने भी प्रश्न है सभी सभ्यताओं और कालों को मिला के इसमें जिनका संबंध कारीगर, व्यापार और शहर से है सभी। तो ये देखिए गुप्त काल की बात हो रही है,
सार्थवाद शब्द का व्यापारिक कारवां के नेता के लिए जाना जाता था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के समय में व्यापारिक गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी और यहाँ पे लोगों के अलग अलग नाम भी थे। जैसे पूरे कारवां या काफिले को गुप्त काल में, जो कि पूरे देश विदेश की यात्रा करते थे, उनका एक समूह होता था और समूह का एक नेता होता था या प्रमुख होता था, उसको सार्थवाद सार्थवाद कहते थे। जबकि स्थानीय शहर के जो व्यापारी होते थे, उनके प्रमुख नेता या मुखिया को नगर श्रेष्ठी कहते थे, नगर श्रेष्ठी कहते थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन काल में उत्तरा पथ नामक प्रमुख व्यापारिक मार्ग किन दो क्षेत्रों को जोड़ता था? तो जो इसका सही जवाब है वह है तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। तो देखिए, उत्तरापथ नामक प्रमुख व्यापारिक, पूरे व्यापार का कारभार उत्तरापथ नामक जगह से होता था। ये पूरा बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था। कहां से कहां? तो तक्षशिला, तक्षशिला मालूम होगा, ये उत्तर पश्चिम में है। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में से शुरू होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी से बंगाल तक पहुंचती थी। बंगाल ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक पहुंचती थी। बंगाल में मिदनापुर में ताम्रलिप्ति बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चोल काल में मणिग्रामम और अंजुवन्नम निम्नलिखित में से क्या थे? तो यह थे आपके प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यापारी संघ मणिग्रामम और अंजुवन्नम। 9वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक दौरान, इसके दौरान चोल और जो भी अन्य दक्षिण भारतीय राजवंश थे, उनके काल में मणिग्रामम और अंजुवन्नम बहुत शक्तिशाली और समृद्ध व्यापारी संघ थे। ये ये व्यापारी ये व्यापारी संघ न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया तक या वहां तक व्यापार या विदेशी व्यापार का संचालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का कौन सा पश्चिमी बंदरगाह प्राचीन काल में बैरुगाजा के नाम से यूनानी रोमन व्यापारियों के बीच जाना जाता था? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और एक यूनिक यूनिक प्रश्न है अपने आप में। सब प्रश्नों को मैंने छांट छांट के लेकर आया है। तो देखिए, भारत का कौन सा पश्चिमी बंदरगाह इंपॉर्टेंट रखना, प्राचीन काल में बैरुगाजा के नाम से यूनानी रोमन व्यापारियों के बीच जाना जाता था? सही जवाब है भरूच या भगरूच, जो कि गुजरात में है। गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पे। प्राचीन काल में भारत का सबसे बड़ा पश्चिमी बंदरगाह था भड़ौच। यूनानी रोमन नाविक और जो व्यापारी थे, उनके द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत में, जैसे कि पेरिप्लस जो कि एक अननोन नाविक के द्वारा लिखा गया, इसमें इस शहर को बैरुगाजा नाम से पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सल्तनत काल में निर्मित कारखानों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सल्तनत काल में, तो पहले सल्तनत काल हो या उसके बाद मुगल काल हो, उसमें कारखाने का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो सही जवाब है शाही घराने और सेना की वस्तुओं के उत्पादन करना। तो सल्तनत काल या फिर मुगल काल, वो उस समय के जो कारखाने हुए करते थे, तो वहां पे बहुत सारे कारीगरों को रखा जाता था, जो राजा हुआ करते थे, जो शाही परिवार हुआ करते थे राजा के अलावा, और सेना हुआ करती थी, उसके सेना के अस्त्र शस्त्र शाही परिवार के कपड़े, आभूषण, सजावटी सामान, ये सब तैयार करते थे, इन कारखानों में होता था।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में हुंडी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? इसका सही जवाब है विनिमय पत्र या साख पत्र के रूप में। क्या होता था? तो मध्यकालीन में हुंडी नाम का एक ऐसा पत्र चलता था जिसमें रोल, ये बाद में रोल हो जाता था, ये अंकित होता था। ये एक विनिमय पत्र होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज। यह एक व्यापार, जब एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर पैसा लेके जाने में असक्षम या डरता था तो वो हुंडी लेके जाता था। मध्यकालीन भारत में हुंडी लेके जाता था, खास करके मुगल शासक काल में, और दूसरे शहर में जाके यह हुंडी दिखाकर वहां जाकर नगद पैसे प्राप्त कर लेता है, जैसे आज के समय में हमारे समाज में चेक का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजारों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए शाहना ए मंडी की नियुक्ति की थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना को कम वेतन में बनाए रखने के लिए दिल्ली में एक बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण। कौन कौन से बाजारों पे ये लागू होते थे? अनाज के बाजार पे, कपड़ों के बाजार पे, घोड़े के बाजार पे, और दासों के बाजार पे। और इन्हीं सब की निगरानी के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, और वह उसे कहते थे सहना ए मंडी, जो कि कीमतों और माप तौल पे नजर रखता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में बंजारे मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़े होते थे? तो इसका जो सही जवाब है, अनाज और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले व्यापारी थे। क्या थे बंजारे? अनाज और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाले लोग को क्या कहते थे? व्यापारी थे, उसको बंजारे कहते थे। क्योंकि बंजारे एक घुमंतु व्यापारी, एक विशेष समूह थे जो बैलों को बड़े बड़े काफिलों पर, बैलों के बैलों पे ले जाते थे ये अनाज, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुएं लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। जब मुगल किसी युद्ध या लड़ाई के लिए जाते थे तो उस समय भी इनका काम होता था अनाज और राशन को लेके जाना, जिसको रसद भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपनी इस आर्थिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है मसालों, वस्त्रों और रत्नों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से 1646 तक चला, और यह दक्षिण भारत का अत्यंत ही समृद्ध और शक्तिशाली और आर्थिक रूप से प्रमुख केंद्र रहा। तो यहाँ पे मसालों का यहाँ से मसालों का, वस्त्रों का, रत्नों का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहा, और यहाँ से ये अ, आयात निर्यात के लिए काफी प्रमुख व्यापार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में ददनी व्यवस्था क्या थी? तो ददनी व्यवस्था थी कारीगरों को काम शुरू करने से पहले दी जाने वाली अग्रिम राशि, जिसको एडवांस मनी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि मुगल काल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बड़े व्यापारियों द्वारा जो स्थानीय कारीगर होते थे, उनको उनसे काम लेने के लिए पहले कुछ अग्रिम राशि दी जाती थी, जिसको ददनी व्यवस्था कहते थे।
इसके तहत कारीगरों को अग्रिम धन यानी एडवांस मनी दे दी जाती थी, ताकि वो कारीगर किसी विशेष व्यापारी के लिए अपना माल तैयार करें सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17। वस्त्रों पर छपाई और रंगाई करने वाले मध्यकालीन कारीगरों को क्या कहा जाता था? सभी प्रश्नों में आप देखेंगे कि हर प्रश्न में उस समय के बारे में जरूर चर्चा हुई है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, उत्तर वैदिक काल की बात हो, मध्यकालीन भारत की बात हो, मौर्य प्रशासन, गुप्त प्रशासन, चोल वंश या कुषाण वंश, किसकी सबकी बात हो रही है, तो हर प्रश्न में उसकी चर्चा होती है, ताकि इससे लिंक हो सके कि प्रश्न कहाँ से और किससे पूछा गया। इसी प्रकार से वस्त्रों पर छपाई और रंगाई करने वाले मध्यकालीन कारीगरों को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही जवाब है वह है रंगरेज या फिर छिपी। सही जवाब है रंगरेज या छिपी, क्योंकि भारत में कपड़ा उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे था, जिसमें से सूत कातना, बुनाई करना और छपाई करना कपड़ों पे, और रंगाई करना, और इन्हीं सब काम करने वाले कारीगरों को रंगरेज या छिपी कहा जाता था। और इनकी भूमिका शहरी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 18। ढाका, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, मुगल काल में अपने किस बारीक वस्त्र के वैश्विक व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? पश्मीना, मलमल, चंदेरी या कांजीवरम? तो जो इसका सही जवाब है वह है मलमल। मलमल, क्योंकि बंगाल का जो ढाका शहर है, ये मुगल काल में दुनिया का सबसे बेहतरीन या फिर महीन हल्के सूती वस्त्र मलमल के उत्पादन के लिए काफी फेमस था। इसकी डिमांड रोम, पश्चिम एशिया, यूरोप के शाही घरानों तक थी। और ये कपड़े इतने बारीक होते थे कि एक साड़ी, पूरी एक साड़ी एक अंगूठी से पार हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19। सूरत को मुगल काल में मक्का का प्रस्थान द्वार, बाबल अल का क्यों कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि यहाँ से बहुत से हज यात्री जहाज से मक्का जाते थे। इसका सही जवाब यही हो, क्योंकि गुजरात का जो सूरत शहर था मुगल काल में न केवल एक बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था, बल्कि यह वह स्थान था जहां से पूरे उत्तर और मध्य भारत के मुस्लिम हज यात्री हज यात्री पानी के जहाजों में बैठकर मक्का की पवित्र यात्रा पे निकलते थे। इसीलिए इसे बाबल अल मक्का या फिर मक्का का द्वार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत के किस पश्चिमी तटीय शहर को अपना प्रमुख व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। पुर्तगालियों का संबंध ऑलवेज गोवा से ही रहा। तो पुर्तगाली जब 1498 में भारत आए तो धीरे धीरे पश्चिम तटीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा शुरू कर दिया। 1510 में एक पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया, और बाद में उन्होंने गोवा को भारत की राजधानी बनाई, पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई, जो कि उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। क्वेश्चन नंबर 21। सिल्क रूट, जो रेशम मार्ग, वह भारतीय हिस्सा कौन सा है जिस पर कुषाण शासक कनिष्ठ का नियंत्रण था? सिल्क रूट, जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, वह भारतीय हिस्सा का कौन सा था जिस पर कुषाण शासक का नियंत्रण था? इसका सही जवाब है मध्य एशियाई और उत्तर पश्चिमी मार्ग। पहली या फिर
दूसरी शताब्दी में मध्य एशिया से गुजरने वाले महान रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता था, की एक शाखा उत्तर पश्चिम भारत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान या फिर कश्मीर के आसपास है, से होकर गुजरती थी। परंतु इस पर कुषाण वंश का, यानी उसके राजा थे कनिष्क, राजा कनिष्क की बात कर लेते हैं। कनिष्क का पूरी तरह से इस मार्ग पर नियंत्रण था और उसी के तहत व्यापारियों से भारी कर वसूलता था, जिससे कि कुषाण साम्राज्य बेहद समृद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक यूनानी ग्रंथ किस सदी के भारतीय व्यापार और बंदरगाहों का विस्तृत विवरण देता है? ऑप्शन है प्रथम शताब्दी, चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी या 10वीं शताब्दी। तो जिसका सही जवाब है वह है प्रथम शताब्दी ईस्वी। पेरी प्लस ऑफ द एरिथियन सी, यानी लाल सागर का भ्रमण, एक बुक है जो एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है। इसमें भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के सभी प्रमुख बंदरगाहों जैसे भड़ोच, सोपारा और भारत से निर्यात होने वाली चीजें इसी बंदरगाह से निर्यात होती थी। और जो सामान निर्यात होते थे मुख्य रूप से मसाले और कपड़े। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित कम्माकार कौन थे? इसका सही जवाब है भूमिहीन खेतीहर मजदूर और शिल्पकार। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित कम्माकार बौद्ध ग्रंथ जैसे जातक, जो कि समाज, जातक में मतलब ये चीजें मिलती हैं कि जो कि समाज के सबसे निचले लोग थे, उन्हें कम्माकार या फिर कर्मकार कहा गया है। ये वे लोग थे जिनके पास खुद की जमीन या साधन नहीं होते थे। वे दूसरे के खेतों पे काम करते थे या फिर अपने आजीविका चलाते थे शारीरिक श्रम के माध्यम से, या फिर कारीगरी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। तो बौद्ध धर्म कम्माकार किसे कहता है? या तो वो शिल्पकार जिनके पास अपनी जमीन नहीं कहते थे, या भूमिहीन खेती मजदूर जिन्हें जो केवल शारीरिक श्रम या श्रमदान से अपना घर चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन काल में हाथी दांत के शिल्प के लिए प्रसिद्ध विदिशा के कारीगरों ने किस प्रसिद्ध स्तूप के तोरण द्वार के गेटवे का निर्माण करवाया था? सही जवाब इसका सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची में जो स्थित है, बौद्ध स्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर लिखा एक शिलालेख से पता चलता है कि इसका निर्माण विदिशा के हाथी दांत शिल्पकारों की श्रेणी द्वारा दान दिए गए धन और श्रम से किया गया। इससे प्राचीन कारीगरी की समृद्धि का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त काल में किस बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार का सबसे बड़ा संचालित होता है? गुप्त काल में किस बंदरगाह से उत्तर भारतीय व्यापार का सबसे बड़ा भाग संचालित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ है? ये आपका बंगाल के मिदनापुर में। गुप्त काल में बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से ऐसे भारत का चिन्ह है, यहाँ पे बंगाल है। यहाँ से बर, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया और
चीन के लिए समुद्री जहाज यहाँ से निकलते थे, जिससे कि पूर्वी एशिया, ये हो गया पूर्वी एशिया के साथ व्यापार यहाँ से चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्रारंभिक मध्यकाल में अंगूठी शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में किसके लिए होता था? अंगूठी, यह होता था स्थानीय बाजार या दुकान के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में विशेषकर जब चोल साम्राज्य चला, राष्ट्रकूट का काल चला, राष्ट्रकूट का काल चला, तो उस समय जो कस्बों और शहरों के भीतर जो लाइन से जो बाजारें लगती थी, अलग अलग चीजों के अलग अलग दुकानों की कतारें हुआ करती थी, तो उसी सबको स्थानीय भाषा में अंगूठी कहा जाता था। या आधुनिक ये सब आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पे स्थानीय भाषा में बाजार या दुकान के लिए अंगूठी शब्द का प्रयोग होता है, तो ये स्थानीय बाजार या दुकान के लिए है। क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा प्रसिद्ध बाजार था जो विशेष रूप से हीरो के व्यापार का वैश्विक केंद्र माना जाता था? इसका सही जवाब है हम्पी बाजार। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। और इसके बाजार की अपनी एक भव्यता थी, क्योंकि विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि हम्पी के बाजारों में खुली सड़कों पे सोने मिलते थे, चांदी मिलते थे, और भी जो बेशकीमती हीरे होते थे वहां बाजारों में खुली सड़कों पे मिलते थे, और वहां पे इसकी खरीद बिक्री होती थी। तो इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का वो कौन सा प्रसिद्ध बाजार था जो विशेष रूप से हीरो के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र माना जाता था? और सही जवाब है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल काल में सर्राफ का मुख्य कार्य क्या होता था? इसका सही जवाब है मुद्राओं की शुद्धता का जांच करना, ऋण देना, या या फिर हुंडी का व्यापार करना। तो मुगल काल में वहां की जो एक मुद्रा व्यवस्था थी बहुत ही मजबूत थी, और इस व्यवस्था के केंद्र में क्या था? सर्राफ। इनका काम क्या होता था? उसमें उस समय जो सोने और चांदी के जो सिक्के चलते थे उसकी मात्रा की जांच करते थे, क्योंकि उस समय कई तरह के सिक्के चलते थे। इनका काम नए सिक्के भी जारी करना होता था, नए सिक्के जारी करना, राजा के आदेश से नए सिक्के जारी करना, व्यापारियों को ब्याज पे ऋण देना, और हुंडी लिखने का काम करते थे। हुंडी के चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये हुंडी एक बनाया जाता था, एक ऑथेंटिक पेपर होता था, जो कि व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर जाके वहां से वो पैसा ले लेते थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। गोलकुंडा, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है, मध्यकाल में किस वस्तु के उत्पादन और व्यापार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था? स्वाभाविक है, इसका सही जवाब होगा हीरे के लिए फेमस था। और सबसे जो फेमस हीरे का खदान है कोल्लूर खदान, ये पूरी दुनिया में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्यकाल में दुनिया के सबसे बड़े और नायाब हीरे इसी क्षेत्र से निकलते थे, क्योंकि गोलकुंडा शहर इन कीमती पत्थरों और व्यापार का एक सदैव से मुख्य और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना रहा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम कहता था, 17वीं शताब्दी में किन विदेशी व्यापारियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था? ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा डेनिस। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, डच। आंध्र प्रदेश के तट पे है मछलीपट्टनम। जो कि कृष्णा नदी के किनारे। 17वीं शताब्दी में जब डच भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने कोरोमंडल तट से सूती वस्त्रों का निर्यात शुरू किया, मछलीपट्टनम को अपना अड्डा बनाया, और वहां पे बाद में अपना एक किला बनाया, और बाद में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने इन्हें भगाया और यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां खोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस शहर को मध्यकाल में सिराज हिंद यानी भारत का सिराज कहा जाता था, जो कला, संस्कृति और व्यापार का बड़ा केंद्र था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जौनपुर। जी हाँ, जौनपुर। जौनपुर जो कि जौनपुर आपका यूपी में है। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बाद में सरकी सुल्तानों का जब काल आया तो यह शहर शिक्षा, वास्तुकला और व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और इसकी तुलना ईरान के खूबसूरत शहर सिराज से की जाने लगी, और इसीलिए इसे सिराज ए हिंद, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन भारत में सिक्कों पर किसी राजा का नाम ना होकर केवल कुछ प्रतीक जैसे सूर्य, पेड़, मछली आदि छपे होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? दिनार, आहत सिक्के, जीतल या टंक? तो जो इसका सही जवाब है वह है आहत सिक्के, जिसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। क्योंकि भारत के सबसे जो प्राचीन सिक्के हुआ करते थे, खास करके छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये काल रहा बुद्ध काल, तो मौर्य काल रहा, मौर्य साम्राज्य लिख सकते हैं, साम्राज्य। तो यहाँ पे पंचमार्क सिक्के चलाए गए। चांदी के ऐसे सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, उस पे ऐसे किसी चिन्ह का ठप्पा मार दिया जाता था। इसमें कुछ लिखा नहीं होता था, जैसे सूर्य के सूर्य का चिन्ह, पेड़ का चिन्ह, मछली का चिन्ह, बैल का चिन्ह, आधा चांद का चिन्ह, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में उच्च गुणवत्ता वाले नील यानी निको की खेती और उसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है बयाना, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। राजस्थान का बयाना, जो कि पूरे मध्यकाल में अपने बेहतरीन नील के लिए, नील देखे होंगे आप लोग, नील ब्लू कलर का होता है, के उत्पादन के लिए जाना जाता था। इस नील की यहाँ पे इतनी मांग थी कि पूरे यूरोप और मध्य एशिया के व्यापारी यहाँ पे आते थे, इसे खरीदते थे, एडवांस पैसा देके खरीदते थे, क्योंकि इसकी नील की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ये कपड़े पे अपने नील जो होता है वो नीला कलर का, गहरे नीले कपड़ों पे गहरे नीले कलर के लिए ये जाना जाता था। तो ये बयाना, नील की खेती बयाना के लिए चंपारण से पहले बयाना में नील की खेती होती थी। क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर का कौन सा शासक कालीन उद्योग और शाल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य एशिया से कुशल कारीगरों को भारत लाया था? इसका सही जवाब है जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन कश्मीर का एक महान शासक था, जिसको इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। और ये शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए काफी एफर्ट लगाया, और यह मध्य एशिया से, जैसे समरकंद से, वहां से कुछ मुस्लिम बुनकरों को, कारीगरों को कश्मीर लेके आया। और कश्मीर में एक कश्मीर की फेमस शॉल है, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कालीन, इन सब के उद्योग की नींव रखी। इसके जो प्रमुख कहा जा सकता है जैन उल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किन शहर में
अपना पहला अस्थाई फैक्ट्री 1613 में खोला। बहुत ही आसान प्रश्न है यह होगा। कहाँ खोला? तो सूरत में। किसने खोला? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और सर थॉमस रो के एक एफर्ट से मुगल सम्राट जहांगीर से एक शाही फरमान लिया और उसके तहत अंग्रेजों ने 1613 में भारत के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट ऐसा मार्क कर देते हैं, सूरत जो है यहाँ पे, सूरत के पास अपना पहला आधिकारिक और अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले चिट्टी कौन थे? ये थे एक शक्तिशाली व्यापारिक समुदाय चिट्टी, या इन्हें फिर दक्षिण भारत में चेट्टियार भी कहा जाता, जो कि अत्यंत प्रभावशाली, पैसे से धनी और पारंपरिक व्यापारिक समुदाय के लोग थे। ये समुद्री समुद्री जहाजों के मालिक भी हुआ करते थे। समुद्री जहाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मौर्य काल में नगर के प्रशासक और व्यापारिक नियमों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो नगर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको एस्टिनिमोई कहा जाता था या फिर नागरक कहा जाता था। मौर्य काल के दौरान यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। उनकी पुस्तक है इंडिका। उसमें नगर प्रशासन का पूरा जानकारी मिलता है और उसी पुस्तक के द्वारा ये देखा पढ़ा गया है कि कैसे शहर के प्रशासनिक बोर्ड और व्यापारिक नियमों में, जैसे कि टैक्स वसूलना, सभी चीजों की गुणवत्ता को देखना, तो इन सब के देखने वाले अधिकारी को एसटी नमोई कहा जाता था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से नागरक भी कहा जाता था। नागरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कांथा और जामदानी मध्यकाल और आधुनिक काल की शुरुआत में किस क्षेत्र की प्रसिद्ध कपड़ा बुनाई और कढ़ाई शैलियां थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल। क्योंकि बंगाल हमेशा ही कपड़ा उद्योग में, वस्त्र शिल्प में ऑलवेज आगे रहा और कांथा मूल रूप से पुराने कपड़ों को जोड़कर और उस पर सुई से की जाने वाली बारीक कढ़ाई की कला थी। जबकि जामदानी जो बेहतरीन क्वालिटी के मलमल की जो कपड़ा कपड़ा हुआ करती थी, उस पे फूलों के डिजाइन को बुनकर, एक जटिल तकनीक था फूलों के डिजाइन को बुनने का, उसको पूरा करके, ये दोनों कलाएं बंगाल के कारीगरों की एक प्रमुख विशेषता थी, एक यूनिक विशेषता थी जो केवल इन्हीं के पास थी। क्वेश्चन नंबर 39। मध्यकाल में पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं में सबसे अधिक मांग किस मसाले की थी? सही जवाब है इसका ब्लैक पेपर यानी काले मिर्च। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन के अंत तक यूरोपीय और रोमन बाजारों में भारतीय मसालों की भारी मांग थी। इसमें दक्षिण भारत के जो मालाबार तट थे, केरल के, वहां पे उगने वाली काली मिर्च, जिसको हम लोग गोलकी भी कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं, की डिमांड सबसे ज्यादा थी और रोमन साम्राज्य में से काला सोना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40।
सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आयात किया जाने वाला लार्ज वर्थ मनी लिप्स लजूली मुख्य रूप से कहां से मंगाया जाता था? ऑप्शन होगा बद्र खंसा अफगानिस्तान से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ये एक प्रकार का कीमती पत्थर हुआ करता था, गहरे नीले रंग का हुआ करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत सारे कीमती पत्थरों का आयात करते थे, जो कि गहरे नीले रंग का हुआ करता था, और इसे ही लार्ज वर्थ मनी कहते थे। मुख्य रूप से ये अफगानिस्तान के बदखां क्षेत्र के सोटूघई सोटूघई नामक हड़प्पाई व्यापारिक चौकी से मंगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण काल के दौरान कौन सा शहर उत्तर भारत में मथुरा के साथ साथ मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था? वाराणसी, गांधार, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? तो जो इसका सही जवाब है वह है गांधार। कुषाण काल, और इस कुषाण काल में विशेष रूप से राजा कनिष्क का समय, उस समय भारत में मूर्ति कला की दो महान शैलियों का विकास हुआ। एक था गांधार शैली, और दूसरा था मथुरा शैली। गांधार शैली पे पूरी तरह से यूनानी कला का प्रभाव देखने को मिलता था, यूनानी कला, और मथुरा शैली में भारतीय कला का शैली देखने को मिलता था। तो इस हिसाब से कुषाण काल के दौरान कौन सा शहर? तो वो था गांधार, जिसमें भारत में मथुरा के साथ साथ मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्तोत्तर काल और मध्यकाल में हट या हाट शब्द का अर्थ क्या था? इसका जवाब आप सबको मालूम होगा, ग्रामीण या कासबाई बाजार। क्योंकि प्राचीन काल में और मध्यकाल की शुरुआत में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, तो उसके साथ स्थानीय व्यापार का विकास हुआ। तो गांवों और कस्बों में साप्ताहिक बाजार लगने लगे, साप्ताहिक बाजार लगने लगे, और इससे ही हाट, जो इसका नाम बदलकर अब वर्तमान में हाट हो गया, हाट या बाजार कहते हैं, हाट बाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 18वीं शताब्दी में भारत के किस शहर को सूती वस्त्रों के भारी उत्पादन के कारण मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र कहा जाने लगा? तो जिसका सही जवाब है वह है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर सूती वस्त्रों के उत्पादन, उसके अलावा कताई, बुनाई के लिए काफी प्रसिद्ध और एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन गया। यहाँ के जो कारीगर हुआ करते थे, वह यहाँ में सभी यहाँ के जो मिल हुआ करते थे, मिलों के जो कारीगर हुआ करते थे, वो उनकी जो एक विशेष प्रकार की विशेषता थी, जो कि और एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसकी संख्या थी इन कारीगरों की, इसीलिए इनको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44, चोल राजाओं के समय तंजावुर में राजेश्वर मंदिर के निर्माण में किस बुनकर समुदाय ने शाही वस्त्र और झंडे तैयार करने की भूमिका निभाई थी? तो सही हो सलियार बुनकर। कौन थे ये? सलियार बुनकर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45,
मध्यकालीन गुजरात का कौन सा बंदरगाह शहर रेशम और जरी के काम के कपड़ों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रवेश द्वार था? इसका सही जवाब होगा खंभात। खंभात खंभात एक गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ से रेशम, जरी के काम वाले कपड़े, चमड़े का सामान और कीमती पत्थर, इन सब चीजों को फारस की खाड़ी में भेजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में पुर्तगाली और डच व्यापारियों के साथ साथ अंग्रेज व्यापारियों ने भी भारत में अपने व्यापारिक जाल का सबसे तेजी से विस्तार किया? तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर का काल रहा 1605 से 1627 तक, 1627 ईस्वी तक। और इसी समय भारत के विदेशी व्यापारी यूरोपीय शक्तियों का बहुत तेजी से यहाँ पे प्रवेश हुआ। जहांगीर के दरबार में आए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे, और डच और पुर्तगाली ने भी इसी समय देश के पूर्वी और पश्चिमी तटियों पर अपना व्यापारिक जो विस्तार था उसको बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्राचीन काल के कल्याण, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास, बंदरगाह का उल्लेख किस यूनानी यात्री की पुस्तकों में मिलता है? तो वह होगा सही जवाब कॉस्मस इंडिको प्लेउस्टेसस। तो जो कल्याण एक जगह है मुंबई के पास, तो प्राचीन काल में एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह था। इसके बाद छठी शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाले मिस्र के मिस्र के एक ईसाई भिक्षु और यूनानी यात्री कॉस्मस इंडिको प्लेउस्टेस की अपनी पुस्तक थी, वह पुस्तक का नाम था क्रिश्चियन टोपोग्राफी में कल्याण बंदरगाह और वहां से होने वाले धातु और वस्त्र का व्यापार का विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, धातु के बर्तनों पर चांदी की तारों की नक्काशी करने की कला को बिदरी कहा जाता है। इसका विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ? राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में ही है बीदर शहर, और इसी शिल्प कला को बिदरी कहा जाता था। इसकी शुरुआत 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच हुआ। उसमें बहमनी सुल्तानों का शासनकाल था, उसी के संरक्षण में ये सब चीजें चली। जब तांबे के जो बर्तन हुआ करते थे, उस वो जब काले पड़ जाते थे तो उसमें चांदी के तारों से एक अलग से ऊपर से नक्काशी की जाती थी, जिसके कारण ये बर्तन पूरा सुंदर और आकर्षित देखने में लगने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 49, श्रेणी के पास अपने खुद के न्यायिक और प्रशासनिक नियम होते थे। इस व्यवस्था को राजा भी मान्यता देते थे। इसका विस्तृत विवरण किस प्राचीन कानूनी ग्रंथ में मिलता है? श्रेणी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब है मनुस्मृति और नारद स्मृति भी। क्वेश्चन नंबर 50, मध्यकाल में भारत से समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक बड़े जहाजों को क्या कहा जाता था? जो कहा जाता था धो, ठीक है, और या फिर गंजे सवाई। मध्यकाल में भारत से जो समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल, ये मुगल शासक काल में इसे गंज ए सवाई नाव को, बड़े नाव कहा जाता था। इसमें तोप तोप भी लगी होती थी, ताकि इससे समुद्री लुटेरे है उनसे रक्षा की जा सके। और एक एक और नाम ढो भी कहा जाता था।
ये लकड़ी के बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे जो भारत और अरब के बीच के व्यापार को साझा करते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको क्लास चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट तो जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार।